एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लब। मैं हूँ अपर्णा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ में? एसिड्स के साथ में। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। एसिड्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं धातु और अधातु, उसको देखते हैं। एक्टिविटी 4.6 warning, keep the mouth of the test tube away from your face. Use test tube holder to hold the test tube. तो सबसे पहले हमें दी है वार्निंग कि हमें जो भी टेस्ट ट्यूब हम यूज़ करेंगे तो उसको अपने माउथ से, फेस से क्या करना है, दूर रखना है। जब हम यूज़ करते हैं टेस्ट ट्यूब को तो होल्डर में ही यूज़ करना है उसको, टेस्ट ट्यूब होल्डर में। टेक द सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल लिस्टेड इन द टेबल 4.5 इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड लेबल एज देम एज E, B, C, D, E, F एंड F। तो सबसे पहले हमें सैंपल लेने हैं मेटल के, उनको हमें टेबल में जैसे दे रखे हैं उसके हिसाब से, और अलग अलग टेस्ट ट्यूब में उनको ID लिख देनी है, ID A, B, C, D जो भी आप देना चाहें, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर की सहायता से ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1। उस ड्रॉपर की हेल्प से हमें 5 ml क्या डालना है, HCl डालना है डाइल्यूट, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एक हर एक टेस्ट ट्यूब में डालनी है। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, और रिएक्शन को ध्यान से देखना है। इफ़ नो रिएक्शन अकर इन द कोल्ड सोल्यूशन, अगर ठंडे सोल्यूशन में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, तो टेस्ट ट्यूब को हमें क्या करना है, थोड़ा सा गर्म करना है। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, तो एक मतलब तिल्ली जलानी है, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब के पास में, ठीक है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऐसे ही जैसे हमने अभी HCl डाला था उसकी जगह हम दूसरा रिएजेंट डालेंगे, वो है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम दोनों का जो रिएक्शन हमारी होगी सॉल्यूशन में, हमारे जो भी सैंपल हम ले रहे हैं मेटल की, तो वो हमें किस में लिखना है, इस टेबल में लिखना है कि एक तो पहले बिना गर्म किए, ठीक है, ठंडे में ही जैसे हमने सैंपल लिया आयरन का और उसमें HCl डाल दिया या सल्फ्यूरिक एसिड। अगर रिएक्शन हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो उसको थोड़ा गर्म करेंगे तो उसका भी लिखना है कि क्या उसका रिजल्ट आता है। Is there a difference in the way metal and non-metal react with acid? तो क्या कोई डिफरेंस आता है जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, एसिड के साथ में। What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is both near the mouth of the test tube? तो क्या मतलब पॉप की आवाज़, मतलब वो जब हम टेस्ट ट्यूब के पास में मैचस्टिक मतलब माचिस जलाते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा वार्म करते हैं, तो क्या वो बॉयल होता है या पॉप करने की आवाज़ आती है? यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। तो तुमने ये भी देखा होगा कि जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, बट मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद ए पॉप साउंड। लेकिन जो मेटल होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ में, एसिड के साथ में, क्योंकि और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। इसलिए जब हम उसको मतलब गर्म करते हैं और तो कैसे साउंड निकलता है, पॉप साउंड निकलता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तुमने ये भी नोटिस किया हो जो कॉपर मेटल है वो डाइल्यूट
HCl के साथ में रिएक्ट नहीं करता है अगर हम उसको गर्म करें या फिर उसको ठंडा, ठीक है। लेकिन वो किसके साथ में रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद बेसिस। एक्टिविटी 4.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर के द्वारा कराई जाएगी। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, केयर शुड बी टेकन दैट pellet ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल विद ए प्लास्टिक स्पैचुला। तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को बनाने के लिए, तो उसको क्या करना है, केयरफुली हमें लेना है विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। मतलब स्पैचुला से हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड के पेलेट्स लेने हैं। प्रिपेयर ए फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हमें क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पेलेट्स लेने हैं, बनाना है सोल्यूशन। बाय द डिजॉल्विंग 3-4 pellets ऑफ इट इन ए 5 ml ऑफ वाटर। 5 ml पानी लेना है हमें और 3-4 पेलेट्स डाले हैं किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के। ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इनटू इट। एक एल्यूमिनियम जो फॉयल होता है हमारा, उसके एक पीस हमें उसमें ड्रॉप करना है। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और एक जली मतलब मैचेस की तिली जलाकर हमें उसके माउथ में क्या करना है, ले जाना है माउथ के पास में। ऑब्जर्व केयरफुली, और ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। व्हाट इज़ द पॉप साउंड इंडिकेटेड। क्या तुम्हें पॉप साउंड सुनाई दिया। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसे एसिड्स में दिख रहा था ना कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तभी तो पॉप साउंड निकल रहा था। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल्स क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। तो हमें पॉप का साउंड सुनाई देगा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब कठिन होती है जब हम नॉन मेटल्स की रिएक्शन, अधातु की रिएक्शन किसके साथ में करते हैं, बेस के साथ में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, मतलब एक जगह, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह। Recall the activity of the reaction between copper sulfate and iron. Recall the activity of the reaction between copper sulfate. तो कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच जो रिएक्शन हो रही थी, एक्टिविटी हमने की थी, उसको हम देखते हैं दोबारा से। दैट यू परफॉर्म इन क्लास 7th में आपने पढ़ी भी होगी। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड। उसी तरह की रिएक्शन हमें इसमें पढ़नी है। टेक 500, एक्टिविटी 4.8 है। टेक 500 ml बीकर एंड लेबल देम ABCDE। मतलब 500 ml का क्या लेना है, बीकर लेना है, उन पे हमें ABCD उनकी ID डाल देनी है। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर। और उन सब में क्या लेना है, 50 ml हमें क्या लेना है, पानी लेना है हर एक बीकर में। डिजॉल्व इन ईच बीकर 1 टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन द फिगर। जैसा फिगर में हमें दे रखा है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, टीस्पून उसमें डालना है, ठीक है। जैसे कि 4.6 उसमें दे रखा है, जैसे कि बीकर ए में हमने क्या डाला है, कॉपर सल्फेट विद जिंक डाला है। कॉपर सेकंड में डाला है कॉपर सल्फेट और आयरन नील। थर्ड सी में डाला है जिंक सल्फेट एंड कॉपर ट्यूनिंग्स। और डी में डाला है आयरन सल्फेट एंड कॉपर ट्यूनिंग्स एंड बीकर ई में डाला है जिंक सल्फेट एंड आयरन नील। तो इन सबको डालने के बाद जो भी कलर इंडिकेट हो रहा है वो हमें लिखना है, ठीक है। व्हाट द चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर। अलग अलग बीकर में जो भी चेंजेस आए हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है। यू हैव रीड दैट वन मैटर डिस्प्लेस अनदर मैटर फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तुम ये पढ़ा होगा कि एक मेटल मतलब अपनी जगह छोड़ कर दूसरे मेटल की जगह पे ले आ जाता है
अपने एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, अपने कंपाउंड को छोड़कर। इन बीकर ए बीकर में जिंक रिप्लेस कॉपर, जिंक किसको रिप्लेस कर रहा है, कॉपर को, क्योंकि हमने उसमें क्या डाला है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, और जिंक। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट disappear and powdery red mass of the copper is deposited at the bottom of the beaker. बीकर के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक, इसमें ब्लैक दे रखा है लेकिन होता ओरिजिनली में रेड कलर का है। तो जो कॉपर सल्फेट का क्या होता है, तो जो कॉपर का ब्लू कलर था उसको जिंक ने रिप्लेस किया किसमें, रेड में, ठीक है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉपर सल्फेट हमने डाला है CuSO4 और उसमें क्या डाला है, जिंक, ठीक है। तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर उसने निकाल दिया। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर B इन ए सिमिलर मैनर, ऐसे ही हमें रिएक्शन लिखनी है किसकी, जो हमारी बीकर B में दे रखी है। I have understood the reaction taking place in a beaker A and B, but I am still confused why there is no change in beaker C, D, E. पहली बोल रही है कि उसने A और B बीकर की जो रिएक्शंस थी उनको समझ लिया है, लेकिन वो बिल्कुल कंफ्यूज है C, D, E वाले बीकर में कोई भी कलर चेंज क्यों नहीं हुआ है, कुछ चेंज क्यों नहीं हुआ है, वो कंफ्यूज है। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. तो C बीकर में क्या जिंक के द्वारा कॉपर के द्वारा जिंक रिप्लेसमेंट किया गया है, और अगर बीकर E में आयरन के द्वारा किया गया है। Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D, और ऐसे ही कॉपर के द्वारा किसको डिस्प्लेस किया गया है, आयरन को, बीकर D। Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. But why? तो हमने ये देखा कि बीकर C में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि कॉपर उसके एबल नहीं है, इतना काबिल नहीं है कि वो जिंक सल्फेट को का जो जिंक है उसको रिप्लेस कर दे। लेकिन ऐसा क्यों है, व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर A, व्हाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर C? ऐसा क्यों है कि जिंक बीकर A में तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया था, लेकिन बीकर C में कॉपर क्यों नहीं हटा सकता जिंक को? रिमेंबर दैट द साइंस इज़ नॉट आर्बिट्ररी। तो ये समझ लो कि साइंस क्या है, आर्बिट्ररी नहीं है। आर्बिट्ररी मतलब अपनी मनमर्जी हम नहीं कर सकते, इसमें जो है वही रहेगा। इट फॉलो डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट, ये किस पे डेफिनेट है, फैक्ट पे और उसके रूल्स पे बेस्ड है। एंड द रूल हेयर इज़ दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर एंड आयरन। तो रूल ये कहता है कि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, किसके से ज़्यादा है, कॉपर से और आयरन से, ठीक है। ए मोर रिएक्टिव मैटर कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, एक जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो किसको रिप्लेस कर सकता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको रिप्लेस कर सकता है। बट ए लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल, लेकिन एक लेस रिएक्टिव मेटल एक मोर रिएक्टिव जो मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर डू नॉट रिप्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर D एंड E ऑल्सो। तो अब तुम समझ गए होंगे कि बीकर D और E में क्यों नहीं हो रही हैं रिएक्शंस। कैन यू गैस द सीक्वेंस ऑफ मैटर फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक, आयरन एंड कॉपर? तो क्या तुम उनको सीक्वेंस में लगा सकते हो कि कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ठीक है, किस किस में, जिंक, आयरन और कॉपर में। नेक्स्ट हेडिंग है यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु का हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं?
You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellite, industrial gadget, cooking utensils, और water boilers, etc. etc. अब तुमने ये भी गेस किया होगा कि जो मेटल्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं किसमें, मशीन बनाने में और ऑटोमोबाइल्स बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, ट्रेन बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, गैजेट्स को बनाने में, जो किचन में हमारे यूज़ होते हैं यूटेंसिल्स उनको बनाने में, वाटर बॉयलर्स को बनाने में, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको क्या करते हैं, मेटल्स ही बनाते हैं. यू आर आल्सो फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ सम नॉन मेटल्स, और तुम कुछ ऐसे फेमिलियर नॉन मेटल्स को भी जानते हो जो हमारे डेली उसमें यूज़ होते हैं. हियर आर द सम इंटरेस्टिंग वंस. यहाँ पर कुछ क्या है, इंटरेस्टिंग है. वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट. तो तुम इनको गैस कर सकते हो कि कौन कौन से राइट है, कौन कौन से नहीं. नॉन मेटल्स इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. नॉन मेटल्स क्या है, बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए. विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग. जब जितने भी ऑल लिविंग बींग्स हैं क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग के दौरान. ठीक है. नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट. नॉन मेटल्स क्या है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, जो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं किसकी, प्लांट की. नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस. नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी यूज़ होते हैं. नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन फाउंड एज एन एंटीसेप्टिक. तुमने देखा होगा जो चोट लग जाती है किसी के तो पर्पल कलर की हम वो करते हैं ना, एक सोल्यूशन लगाते हैं पट्टी के ऊपर, बैंडेज के ऊपर, तो वो क्या है, वो भी नॉन मेटल्स का बना हुआ है. ठीक है, एंटीसेप्टिक का काम करता है. नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स. जो हमारे पटाखे होते हैं जो हम दिवाली पे छोड़ते हैं उसमें भी नॉन मेटल्स यूज़ होते हैं. यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. तुम अपने हिसाब से जो एक्सपीरियंस आपने किए हों कि ये नॉन मेटल हैं या फिर ये मेटल हैं, जो डेली उसमें आप यूज़ कर रहे हैं या देख रहे हैं, उसको आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. पहली कह रही है, आई हियर दैट मैग्नीशियम इज़ द फाउंड इन प्लांट इन वॉट फॉर्म इट इज़ फाउंड इन देम. तो पहली कह रही है कि मैंने सुना है कि मैग्नीशियम प्लांट में पाया जाता है, लेकिन वो कौन से फॉर्म में पाया जाता है मुझे नहीं पता. तो ये आपको मुझे बताना है, ये आपका क्वेश्चन है कि कौन से फॉर्म में पाया जाता है. मुझे पता है कि किस फॉर्म में पाया जाता है. द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माई बॉडी. वो जो कह रहा है कि डॉक्टर ने जब रिपोर्ट दी थी मेरी कि मेरी बॉडी में आयरन की कमी है. वेयर इज़ आयरन इन माई बॉडी. तो मेरी बॉडी में आयरन कहाँ से आया है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, आपको बताना है. इन क्लास 7th यू हैव लर्न दैट द केमिकल रिएक्शन. क्लास 7th में आपने ये पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है. न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं. दीज सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन. जब रिएक्शन होती है तो कुछ डिफरेंट सब्सटेंस बनते हैं. नाउ इफ ए सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन. अगर कोई एक सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या है वो ब्रेक नहीं हो रहा है फर्दर दोबारा से, बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, या हम कूल कर लें उसको, हीट कर लें, या फिर इलेक्ट्रोलाइफाइंग करा लें, उसको इलेक्ट्रोलाइज करा लें, अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट. उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है. सल्फर इज़ एन एलिमेंट. सल्फर क्या है, एलिमेंट है. सो इज़ आयरन. कार्बन टू इज़ एन एलिमेंट. सो आयरन और कैल्शियम भी क्या है, एलिमेंट है. ठीक है. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज़ एटम. तो यूनिट क्या होती है एलिमेंट की, एटम.
ए सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एक जो सैम्पल होगा कोई किसी भी एलिमेंट का, उसमें केवल एक ही तरह के क्या होंगे, एटम्स होंगे। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंज इन द एलिमेंट। जो एटम होता है एलिमेंट्स का, किसी भी एलिमेंट का, वो किसी भी फिजिकल चेंज, जो भी चेंजेस होते हैं उससे अनअफेक्टेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड ऑफ वेपर सल्फर। जिससे एग्जाम्पल हम दें कि एक एटम है किसका, लिक्विड सल्फर है हमारा, मतलब लिक्विड है, वो लिक्विड फॉर्म में है सल्फर। तो जैसा लिक्विड में सल्फर है ऐसा ही किस में होगा, सॉलिड में, और ऐसा ही किस में होगा, वेपर सल्फर में। ठीक है, तो एटम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ऑल्दो वी हैव एन इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी हैं सब्सटेंसेस की यूनिवर्स में। द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दी सब्सटेंस इज़ लिमिटेड। तो जो नंबर हैं एलिमेंट्स के फॉर्म करते हैं सब्सटेंस को, वो लिमिटेड है। ठीक है, देयर आर, जो एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड है, लेकिन सब्सटेंसेस क्या है, इन्फिनिट है। देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। इसमें दे रखा है कि 94 से ज़्यादा एलिमेंट्स हमारी नेचर में है नहीं, लेकिन अब आई थिंक 108 है। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज इन टर्म्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो एक इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है किसका, एलिमेंट का, किसकी टर्म में, मेटल्स और नॉन मेटल्स की टर्म में। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, मेटल्स हैं, धातु हैं। द रिमेनिंग आर आइदर नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। और जो कुछ रह जाते हैं वो या तो नॉन मेटल है या फिर मेटेलॉइड। मेटेलॉइड होते हैं मतलब जिनमें मेटल्स की भी खूबी है और नॉन मेटल की भी खूबी होती है। मेटेलॉइड्स पोसेस कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। जो मैंने अभी बोला कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, इनमें दोनों की खूबी होती है, मेटल्स की और मेटेलॉइड्स की। ये हमारा 4th चैप्टर है। इफ़ यू enjoy my video, like my video, subscribe my channel. Thank you so much.